हम समाज में बदलाव चाहते हैं, पर क्या एक व्यक्ति समाज को बदल सकता है? आपको ये हास्यास्पद लग सकता है, पर शायद ये नामुमकिन भी नहीं है। बस ढेर सारा हौसला, कुछ संसाधन और थोड़ा सा धैर्य चाहिए। हमारे महापुरुषों में ये खूबियाँ प्रचुर मात्रा में थी। नमस्कार, बदलाव के नायक लेकर हाजिर हूँ मैं शालिनी। बदलाव के नायक में आज बात करेंगे ऐसी महिलाओं की जिन्होंने अपने दमखम पर समाज की किसी विकृति को पहचाना और उसे बदल डाला। बदलाव के नायक में आज नारी शक्ति को सलाम। बदलाव के नायक में सबसे पहले आपको मिलाते हैं केरल के एलेपी में रहने वाली इंदु मुरुगन से। दर्जनों बेसहारा महिलाओं के जीवन में नया सवेरा लाने का काम कर रही हैं इंदु। इनके नेतृत्व में कई महिलाएं नियति की क्रूरता के दंश को दरकिनार कर अपने पैरों पर खड़ी हैं। इंदु ने उन्हें शक्ति बोध कराया, उन्हें समाज में सम्मान से जीने का हक दिलाया। केरल उम्मीदों और संभावनाओं से भरा एक राज्य, जहां एक तरफ पर्यटन देता है लाखों लोगों को रोजगार, वहीं आजीविका के दूसरे भी ढेरों साधन उपलब्ध हैं। केरल का एलेपी, यहीं रहती हैं इंदु मुरुगन, जिनका नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यह दर्जनों बेसहारा महिलाओं की जिंदगी में नया सवेरा लाने का काम निरंतर कर रही हैं। एलेपी में रहने वाली ये महिलाएं अब घर के चूल्हे चौके के साथ कारोबारी भागीदारी में भी अहम योगदान दे रही हैं। इंदु मुरुगन के नेतृत्व में इन महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी है। इस कम्युनिटी किचन के जरिए महिलाएं इस कदर आत्मनिर्भर हो गई हैं कि वे अब दूसरों की मदद का भी जरिया बन रही हैं। इंदु मुरुगन शुरुआत से ही समाज के कमजोर बेसहारा तबके के लिए कुछ बेहतर करना चाहती थी और उन्हें ये मौका मिला जब ये केरल के एलेपी में गरीब बेसहारा महिलाओं से मिली। वो इनकी मदद करना चाहती थी, मगर कैसे? इस सवाल का जवाब मिला इन महिलाओं के हुनर से। जो अब तक रसोई में ये हमेशा से करती आई थी, वही उनकी आजीविका का जरिया बना। We started the program in 2017. We did a survey in the local panchayat and came to understand the problems of women, especially the farming communities of women faced in their life. So basically we came to understand that women need more skill. They stick on the ancient agriculture and seafood processing sections only. They had lot of health issues while they are working in the seafood industry. So we identified that there are so many other industries are developing, but women lack the skills to get employment. So that is the reason behind to set up this training program in Alleppey. इन्होंने थेरुवरम स्वयंसेवी संगठन के जरिए एक किचन और हस्तशिल्प वर्कशॉप की शुरुआत की। शुरू में कम संख्या में महिलाएं जुड़ी, लेकिन आज कई गांवों की महिलाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को जोड़ने के लिए इन्होंने बाकायदा गांव में एक अभियान की शुरुआत भी की और ऐसी बेबस लाचार महिलाओं की खोजबीन कर उन्हें अपने साथ जोड़ा। इस किचन में रोजाना जरूरत के हिसाब से खाना बनता है, कुछ टिफिन के रूप में तो कुछ यहाँ मौजूद इस रेस्टोरेंट में पारंपरिक तरीके से परोसा जाता है। Our team of women set up a community kitchen which served more than 500 people during the COVID time. They distribute the foods in the hospitals and the homeless centers and to the health workers also. That moment I get a kind of a positive response from the community people, and it gives a courage me to begin again with the team. So now
they are started taking orders, catering orders. Each woman are turning their life first time to become entrepreneurs. केरल में खानपान की एक समृद्ध परंपरा रही है और ये महिलाएं इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। इनमें से कई महिलाओं की गुजरी जिंदगी जानकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये नियति इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। इंदु मुरुगन ने इन्हें न सिर्फ रेस्टोरेंट के कायदे और नए नए रसोई के आधुनिक उपकरणों से परिचित कराया, बल्कि इन्हें सम्मान से समाज में जीने का हक भी दिया। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद एक छोटे से वर्कशॉप में केरल की पारंपरिक हस्तशिल्प से बनी कई चीजों का भी ये लोग निर्माण करते हैं और काम के दौरान मलयाली लोकगीतों को बड़ी मीठी आवाज में गुनगुनाती हैं। इंदु मुरुगन एक योग्य पेशेवर की तरह इनकी हर संभव मदद करती हैं और आज ये महिलाएं साहस और हिम्मत की मिसाल बन चुकी हैं। समाज की वंचित, गरीब और बेसहारा औरतों को जो आत्मनिर्भरता का रास्ता अल्पी के इंदु ने दिखाया है, वो सचमुच मिसाल है पूरे भारत के लिए। अल्पी से मैं सिद्धार्थ झा, सनसेट टीवी के लिए। एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर 7 में से एक व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है। मान लें कि अगर उम्र दराज लोगों को ये विकार जकड़ ले, किसी का साथ न हो, सहयोग न हो, निकट अकेलापन हो, तो रोगी की जिंदगी दुश्वार हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है सुमित्रा राय। उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर ऐसे लोगों को अपना परिवार मान लिया है। जानते हैं इनकी कहानी। इस भीड़ में ना जाने कितने चेहरे हैं, अधिकतर अनजान हैं। हाँ, खोजने से जाने पहचाने चेहरे मिल जाते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? किसके पास इतना वक्त है कि इस भीड़ की भीड़ चाल से अलग सुकून से 2 घड़ी बैठकर दिल में दबी 2 बातें सुने? लेकिन हम दूसरों को दोष क्यों दें? हमने भी आखिरी बार किसी के मन की बात कब सुनी? बरसों से ये उदास है। इसकी उदासी का सबब जानने की कोशिश कब की? लेकिन खतरे की बात यह है कि ये दिल और दिमाग अब बगावत पर उतर आया है। सर्वे बताता है कि मानसिक रोगियों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये कहानी लगभग भारत के अमूमन हर हिस्से की है। अगर किसी व्यक्ति को परिवार का सपोर्ट है तो शायद वो इस मुश्किल हालात से निकल आएगा। लेकिन जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो निर्धन है, वृद्ध है, परिवार से कोई सहारा नहीं है और मानसिक रोग से जकड़ा हुआ है। इस भयावह परिस्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन दार्जिलिंग भारत ही नहीं विश्व भर के सैलानियों का मनपसंद क्षेत्र है। खासतौर से चाय बागानों, स्टीम ट्रेन और पहाड़ियों की सुंदरता यहाँ लोगों को खींच लाती है। लेकिन इस भीड़ में भी कुछ चेहरे आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिन्हें आपके हाथों के हाथ और आपके साथ की जरूरत है। दार्जिलिंग से 15-20 किलोमीटर दूर कार्सियोंग में ये दृश्य है उस घर का जहां अधिकांश वृद्ध मानसिक तौर पर दिव्यांग लोग रहते हैं। ज्यादातर को अपना नाम भी नहीं पता। सड़कों से जब उन्हें उठाकर यहाँ लाया गया होगा तब उनकी हालत कितनी खराब रही होगी, इसका अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता। इन सब के बीच ये महिला जो इन लोगों की देखरेख करती दिख रही हैं, ये है सुमित्रा राय, जो अपने घर परिवार से दूर पिछले काफी समय से इन जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में फरिश्ता बनकर काम कर रही हैं। मैं यहाँ
पे जो रास्ता में फुटपाथ में जो बेगर होमलेस है वो सबके लिए काम करती हूँ। क्यों करती हूँ ये बोलने से एक्चुअल में जो फुटपाथ में होता है वो लोग जो होमलेस है तो वो लोग का ऐसा है थोड़ा मेंटल भी काम नहीं करता, वो मानसिक रोगी होता है, तो उसको अपना परिवार से भी और समाज से भी अनदेखा कर देते हैं। तो वो लोग का कोई चारा नहीं होता है, वो लोग का मांगने का भी वो लोग का अपना सहयोग खुद नहीं कर सकता, वो अपना हेल्प खुद नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो लोग को हम लोग शुरू में तो हम लोग उसको, मैं जब छोटी थी तो उस टाइम में मैं ऐसा जान के अनजान, मुझे पता नहीं, वो लोग का साफ़ सुफ करना, खाना देना, हाँ वो लोग का सब ये करती थी वो अनजान में। तो जब बड़ा हुआ तो हमको समझ में आ गया तो ये लोग का हेल्प चाहिए, इसका परिवार भी हेल्प नहीं करता है, परिवार भी इसको छोड़ देता है क्योंकि वो परिवार का बस में नहीं होता है। तो उसके बाद में और समाज भी उसको अनदेखा करता है, समाज भी इसे मतलब हेल्प नहीं करता। तो हम लोग इसको रेस्क्यू करके उठा के लेके जाके और ट्रीटमेंट दे के मणिपाल और आपको बरहमपुर मेंटल हॉस्पिटल, वो कोर्ट ऑर्डर के साथ में वो लोगों को हम लोग ट्रीटमेंट दे के जब डॉक्टर ओके बोल देता है तब हम लोग ये लेके आएगा, माने ये शेल्टर होम में लेके आएगा और लेके आके वो लोग का दवा पानी हम लोग रेख देख करते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। इन लोगों का एकमात्र सहारा सिर्फ सुमित्रा है। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों और कामों के लिए भी ये लोग इन्हीं पर निर्भर हैं और ये अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभाती हैं। निसंदेह इस काम में चुनौतियां भी बहुत होंगी। कोई बहुत खुश होता है तो कोई एकदम हम लोग से दूर भी होना मांगता है, क्योंकि ये लोग मेंटली चैलेंज जो है उसका संग में रह के वो लोग भी उसी तरह का होगा, ये धारणा है लोगों का। तो सब तो नहीं, कोई का पुराना सोच वाला वो धारणा होता है। तो हम लोग भी ऐसा ओपनली कहीं पे भी हम लोग का ये नहीं करता है, ओपनली हम लोग नहीं जा सकता है, क्योंकि वो लोग समझता है ये मेंटली चैलेंज लोग के पास में रह के सब वो लोग भी ऐसा हो गया, तो उस लोग माने ये सोचता है। नीली आंखों वाली ये महिला जिन्हें आप देख रहे हैं ये जर्मनी की है। पिछले काफी समय से ये सहयोगी हाथ संस्थान पर निर्भर है और अब ये जगह उन्हें अपने घर से ज्यादा सुकून देती है। इन्हें अपने बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। इन्हें कई दिनों तक दार्जिलिंग के चौराहे पर लोगों ने ठंड से ठिठुरते देखा था, तब इन्हें यहाँ लाया गया। कानूनी तौर पर भी भाग दौड़ करनी पड़ी। इसके बाद इनके विषय में आज भी ज्यादा कुछ पता नहीं लग पाया। ये आई थी यहाँ सैलानी बनकर, लेकिन आज यही इनका घर है। हम लोग ने इसको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके हम लोग कोर्ट ऑर्डर लेके रेस्क्यू करके हम लोग ने ये बरहमपुर भेज दिया। तो 6 बरस उसका लंबा ट्रीटमेंट चला, तो अभी 4 महीना हो गया ये आ रहा है। तो हम लोग भी उसको उसका जगह में भेजने के लिए ट्राई कर रहा है। लोग भी हर तरह से जो पीड़ित हो, जो अपना सहयोग भी खुद नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर में आप लोग को उसको हेल्प करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। सुमित्रा के लिए आज ये आश्रम इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जहां निस्वार्थ भाव से ज्यादातर वो लोगों की सेवा में जी जान से जुटी हुई हैं। आज सुमित्रा राय और उनका सहयोगी हाथ उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने काम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और उन्हें इसके लिए बहुत रुपए या लोगों की जरूरत नहीं है। जरूरत है नेक इरादे और जज्बे की। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक ऐसी नारी की जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपना मिशन बना लिया है। आप देखते रहिए बदलाव के नायक। आप देख रहे हैं बदलाव के नायक। आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो समाज के सदाचार को समर्पित हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत बना रही हैं, जो नए भारत का आधार हैं।
अब मिलिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से। बसंती देवी न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण का काम कर रही हैं, बल्कि वो पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बना रही हैं और साथ ही घरों में उनके मान सम्मान की रक्षा कर रही हैं। कैसे? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राष्ट्रपति से पद्म पुरस्कार ग्रहण करती हुई ये महिला हैं बसंती देवी। इन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए। इनकी रगों में खून के साथ साथ जोश भी दौड़ता है, जिसके कारण आज ये लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत है। बसंती देवी पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। बसंती देवी की पढ़ाई की बात करें तो शादी से पहले तक वो मात्र साक्षर भर थीं। उनका विवाह 12 साल की कम उम्र में कर दिया गया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का निधन हो गया। पिता का साथ मिलने पर वो वापस मायके आई और फिर से पढ़ाई में जुट गईं। उन्होंने इंटर पास किया। बसंती देवी ने इस काम में महिलाओं को आगे लाते हुए कई महिला संगठन बनाए। साल 2003 में बसंती देवी ने कोसी घाटी के गांवों की रहने वाली महिलाओं को संगठित करने का काम शुरू किया। बसंती ने महिलाओं की पंचायतों में स्थिति मजबूत करने का भी काम किया। जब भी 19-20 साल की हुई तो तब वहाँ गई। उन्होंने कहा, बसंती अब तुम तो बड़ी होगी हो, तुम अभी आप 4-5 में कैसे पढ़ती हो, अब तुमको बालवाड़ी के लिए ट्रेनिंग करते हैं, बालवाड़ी का काम करोगी। तो दनिया क्षेत्र में फिर मैंने बालवाड़ी का काम किया। 10-12 साल 15 साल वहाँ बच्चों को पढ़ाने का, महिला सशक्तिकरण के लिए, और आपसी तालमेल। और दूसरा, बहुत जुआ खेलते थे, शराब पीते थे भाई लोग, फिर आपस में उनका बहुत लड़ाई झगड़ा होती थी, तो उनके उसमें मैंने काम किया। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला तो उन्होंने घरेलू हिंसा और पुरुषों की प्रताड़ना झेल रही महिलाओं की मुक्ति के लिए एक मुहिम शुरू कर दी। जल जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन पहाड़ों पर जल के सोते लगातार सूख रहे थे। उस इलाके की कोसी नदी का भी यही हाल था। कोसी नदी सूखती जा रही थी और अपना अस्तित्व खो रही थी। बसंती देवी ने कोसी नदी को बचाने का संकल्प लिया। जब कोसी नदी में पानी नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी, हम जिंदा कैसे रहेंगे। पानी के बिना हम खाना नहीं खाएंगे, 10 दिन 15 दिन तो हम जिंदा रह सकते हैं, पर पानी के बिना तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो इतना, जब तुम्हारी जितनी ज़रूरत है सूखी लकड़ी लाकर घर का काम करने का, जब तुम कच्ची लकड़ी इतने पेड़ काट के ऐसे कर दे रहे हो और सड़ रहे हैं, दिमाग लग रहा है, तुम्हारी पूरी मेहनत जारी है और तुम बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हो कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कि खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या काम है ऐसा। और तो मैंने कहा कि अगर तुम मेरा मानते हो तो मैं नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और गई हूँ, पूरे गढ़वाल में गई हूँ, कुमाऊँ में गई हूँ, तो सब काम मैंने देखा है। तो तुम्हारा मैं संगठन बनाती हूँ आज। संगठन बनाने के बाद और तुम लोग फिर कच्ची लकड़ी नहीं काटोगे, बांज नहीं काटोगे, और ऐसे करके तो मान गए हो। इन्होंने महिलाओं को संगठित कर वनों के दोहन को रोकने का काम किया, जिसमें उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। निराशा भी हाथ लगी, लेकिन बसंती देवी संकल्प से पीछे न हटी और आखिरकार उन्होंने महिलाओं को समझाने में कामयाबी हासिल की कि अगर वो इसी तरह जंगल और पानी को बर्बाद करती रहेंगी तो कोसी घाटी की संपन्न खेती भी बर्बादी की कगार पर आ जाएगी। सब ने संकल्प लिया, महिला और पुरुषों ने, और सब लोगों ने कहा कि माँ हम अज्ञान थे और हमको जानकारी नहीं थी, तो हमने आपको ख़त्म किया और आपने हमको बचाया। अब आज से हम आपको बचाएंगे। हम माफ़ी मांगते हैं कि आपसे अब हम आपको जिंदा रखेंगे। तो ऐसे करके अभी तक अब कोसी में पानी भी कम नहीं है, जंगल भी सब हरा भरा है, खूब अच्छी तरह लोग आगे बढ़ने लगे।
इसके बाद पूरी घाटी में पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी गई। इस अभियान की अगुवाई खुद महिलाएं कर रही हैं। ये आज भी पूरे मनोयोग से निरंतर समाज की सेवा में लगी हुई हैं। एक अध्ययन के मुताबिक महिलाएं एक साथ कई काम करने का सामर्थ्य रखती हैं। वो समूह में बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं, साथ ही वो उसका नेतृत्व करने की क्षमता भी रखती हैं। अध्ययन में ये भी सामने आया कि महिलाओं में बुनियादी समझ बेहतर होती है। शायद यही वजह है कि जब समाज में बदलाव की बात आती है तो कई महिलाओं के नाम उभर कर आते हैं जिन्होंने बदलाव की एक नई कहानी लिखी है। अगली बार हम फिर होंगे हाजिर बदलाव के नायक में बदलाव के नायक नायिकाओं की कुछ नई दास्तां लेकर। अब देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।